विश्व के अफ्रीका से पूरी दुनिया में पसरने के सबूत अब पक्के होते जा रहे हैं। डीएनए ने इस गुत्थी को बहुत आसानी और तेजी से सुलझाना शुरू कर दिया है। मानव श्रृंखला के इस खंड में उसी विषय पर बात। अफ्रीका से चलते चलते मनुष्य पूरी दुनिया में पसर चुके थे। यह जो भी काफिला था वह संभवतः एक ही आदम गांव या एक ही परिवार का था, एक ही वंश के लोग। बात अजीब है मगर डीएनए तो यही कहता है। ये सभी होमो सैपियंस थे जिनकी मुलाकात दुनिया के अन्य मानव प्रजातियों से हो रही थी। जब ये भारत आए तो घूमते फिरते वह भोपाल के निकट भीमबेटका, जिसे भीम बैठक भी कहते हैं, की गुफाओं में बस गए। ऐसी और भी गुफाएं थी मगर यह एक बड़ा केंद्र था। यह उनका हेडक्वार्टर था। यहीं से योजना बनाकर वह पूरे दक्षिण एशिया, चीन, अंडमान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लंका और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया तक गए। अब सवाल यह है कि क्या आज आप भारत से टहलते हुए ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं? फिर वे कैसे चले गए और इसके प्रमाण क्या है? एक प्रमाण तो डीएनए है। दूसरी बात कि उस समय यानी आज से 50-60 हजार वर्ष पूर्व समुद्र उथला था और कुछ उछल कूद करते कुछ छोटी डोंगियां बनाकर पहुंचा जा सकता था। यह माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया उससे पहले एक वीरान द्वीप था जहां आदमी तो क्या, बंदर, गुरिल्ला आदि भी नहीं थे। संभवतः वहां के पहले वानर प्रजाति होमो सैपियंस यानी मानव ही थे जो भारत मलय उपमहाद्वीप के रास्ते वहां पहुंचे थे। ये लोग अपने साथ कुछ मार्गदर्शक कुत्ते भी ले गए थे जो ऑस्ट्रेलिया में डिंगो प्रजाति के कुत्ते कहलाते हैं। होमो सैपियंस ने धीरे धीरे अपनी बुद्धि से अन्य मानव प्रजातियों का खात्मा शुरू कर दिया। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी जो पानीपत की लड़ाई और विश्व युद्धों से कम न रही होगी। हमने इतिहास की किताबों में ऐसी लड़ाई नहीं पढ़ी जिसमें एक पूरी नस्ल ही खत्म हो गई हो। उस जमाने के इस होलोकॉस्ट का जिम्मेदार कोई न कोई सैपियंस ही रहा होगा। यह लड़ाई कई जगहों पर कई बार लड़ी गई, जैसे आज के इजराइल में, आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम में 70,000 वर्ष पुराने हथियार मिले। इस लड़ाई और बाद में एक टोबा ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद भारत के आदि मानव खत्म हो गए और सिर्फ सैपियंस बच गए। सैपियंस की सबसे भीषण लड़ाई निएंडरथल नामक मानव प्रजाति से हुई। यह युद्ध पूरे यूरेशिया में कई जगह हुए होंगे और कई हजार वर्ष चले होंगे। ये युद्ध गोली बंदूक या तलवार से नहीं बल्कि तीर धनुष और पत्थरों से हुए होंगे। निएंडरथल से सैपियंस का प्रेम भी हुआ होगा। आज के अधिकांश यूरोपीय, अरबी और उत्तर भारतीयों के डीएनए का 2% अंश निएंडरथलों का है, ऐसे पूर्वजों का जिनकी नस्ल को हमारे ही पूर्वजों ने खत्म कर दिया। इन युद्धों के बाद जब दुनिया में सिर्फ सैपियंस ही बच गए, पृथ्वी पर हिमयुग आ गया। 25,000 वर्ष पूर्व दुनिया बर्फ से ढक गई और सभी सैपियंस गुफाओं में जाकर छुप गए। जब 10 साल बाद यह बर्फ की चादर पिघली तो देखा कि प्रलय आ चुका था। कई इलाके जलमग्न हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडोनेशिया जाने के रास्ते बंद हो चुके थे। अब जो मनुष्य जहां जहां पहुंच गए थे वे वहीं रह गए। हजारों वर्षों तक मनुष्य को पता भी नहीं लगा कि कोई अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह भी है जहां हमारे हिमयुग के बिछड़े भाई बंधु रहते हैं। हमें कैसे पता लगता है कि 50,000 या 1,00,000 वर्ष पहले क्या हुआ था? हम कैसे कह सकते हैं कि वह कंकाल इतना पुराना है? आपने रेत घड़ी देखी होगी, आवर ग्लास। उसमें रेत जब पूरी नीचे गिर जाती है तो हम कहते हैं कि आधा घंटा हो गया या 1 घंटा हो गया। इसी तरह कार्बन लगभग 6,000 वर्ष में टूटकर आधा हो जाता है, 12,000 वर्ष में चौथाई हो जाता है, 18,000 वर्ष में 8वां हिस्सा हो जाता है। उसे माप कर हमें पता लग जाता है। अगर हमें यूरेनियम उन पत्थरों में मिल गए
तो वह 4.5 अरब वर्ष या उससे पुरानी तारीख भी बता देगा। लेकिन यह कैसे पता लगेगा कि वह सैपियंस था या निएंडरथल? यह उनके कंकालों के आकार प्रकार से पता लगता है। निएंडरथल कद में छोटे, कुछ मोटे तगड़े और चौड़ी नाक वाले होते थे। उनकी खोपड़ी बड़ी होती थी। मुमकिन है कि वह आपसे फुटबॉल में हार जाते, मगर कुश्ती में आपको धोबिया पाट दे देते। अब उनके डीएनए भी मिल गया है, तो यह अधिक आसान हो गया है। निएंडरथल का डीएनए, हाँ, उनके कंकाल से उनका डीएनए निकल गया और उसकी पूरी जीनोम यानी उसका पूरा चिट्ठा भी। अब वह मिलान करने से हमें पता लगा कि हमारे अंदर उनके अंश हैं। हमने उनसे कई गुण लिए। खासकर ठंड में जीने की ताकत हमें निएंडरथल से मिली है। लेकिन यह कैसे पता कि वे आपस में लड़े थे? हम तो सिर्फ यह जानते हैं कि वे खत्म हो गए। हम ये नहीं जानते कि वे या अन्य मानव किस तरह खत्म हुए। खासकर निएंडरथल तो काफी ताकतवर, कठिन तापमान में जीने वाले और बड़े दिमाग वाले थे। इजराइल में कुछ गुफाओं में एक ही समय के सैपियंस और निएंडरथल के कई कंकाल और पत्थर के औजार मिले। संभव है वे कभी साथ रहते हों या वहां कोई लड़ाई हुई हो। 50,000 वर्ष पूर्व तक उनके कंकाल कई जगह मिलते हैं, लेकिन उसके बाद के कंकाल सिर्फ यूरोप के एक छोटे प्रांत में मिले, जैसे उनकी सत्ता सिकुड़कर उतनी ही रह गई हो। यह भी तो हो सकता है कि उन्हें कोई बीमारी हो गई हो। बिल्कुल, मौसम बदला हो, बीमारी हुई हो। एक वैज्ञानिक ने तो यह भी ढूंढा है कि जिनके डीएनए में निएंडरथल के अंश हैं, वे कोरोना से अधिक गंभीर पीड़ित हो रहे हैं। यानी निएंडरथल कोरोना जैसी बीमारी से खत्म हो गए? यह तो नहीं पता। वजह चाहे जो भी थी, उस वक्त सैपियंस बच गए। हम यह कैसे कह सकते हैं कि मानव अफ्रीका से ही आए? मानव अफ्रीका से ही नहीं आए, होमो सैपियंस अफ्रीका से आए, यह माना जाता है। यानी मानव प्रजातियां अन्य स्थानों पर भी थी। इसके एक नहीं कई सबूत हैं, जैसे भारत में नर्मदा स्त्री, रामापिथिकस, चीन में डाली मैन, इंडोनेशिया में जावा मैन। ऐसे कई मानव प्रजातियां अलग अलग जगहों पर रही हैं। मगर सैपियंस अफ्रीका से ही आए, यह कैसे कहा जा सकता है? हो सकता है भारत में भी कोई सैपियंस रहा हो। जब तक अफ्रीका से पुराने सैपियंस मिल नहीं जाते, कुछ और कहा नहीं जा सकता। अफ्रीका में 3 लाख वर्ष पुराने सैपियंस मिले हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर 30 से 60,000 वर्ष पुराने ही मिल सके हैं। ऐसा नहीं कि खोजा नहीं गया। भारत ने तो डायनासोर के अंडे तक खोज लिए, कई मानव अस्थियां मिली। यूरोप में निएंडरथल खूब मिले, मगर सैपियंस प्रजाति में अफ्रीका अभी लाखों वर्षों से लीड लेकर चल रहा है। इस बात की क्या गारंटी है कि अफ्रीका से ही वे भारत या अन्य स्थानों पर गए? आज से 3-4 दशक पहले यह सब पक्का कहना कठिन था। लोग उनके औजारों से, भाषा से, रस्मों से, रंग से, बनावट से, उनकी चिन्हों से, आज के ब्लड ग्रुप से मिलान करते रहते। मगर डीएनए ने सभी गणित बदल के रख दिए। आज के समय वह ऐसी पत्थर की लकीर है जिसे काटना कठिन है। तो क्या वाकई अफ्रीका से बाहर हर व्यक्ति के पूर्वज एक ही थे? हर व्यक्ति का डीएनए तो जांचा नहीं गया है, मगर पूरी दुनिया के उपलब्ध डीएनए डाटा का एक बैंक बना, जिसे जीनोम बैंक कहते हैं। यह एक ओपन एक्सेस डाटा बैंक है, जिसमें हर दिन सैकड़ों जीनोम जमा होते हैं। हैदराबाद का परीक्षण भी वहां अपलोड किया जाता है, सिडनी का भी, और इसी आधार पर समूह तैयार होते हैं। कैसे समूह? एक जैसे डीएनए, एक जैसे म्यूटेशन, उनके समूह बनते हैं। इसे हैप्लोग्रुप कहते हैं। जैसे अफ्रीका के अंदर मूल एल समूह के कई उप समूह मिलते हैं, जबकि अफ्रीका के बाहर सिर्फ L3 समूह ही मिलते हैं। उस समूह की M और N शाखा एशिया और अधिकांश N शाखा यूरोप में है। भारत में कौन सी शाखा? वर्तमान डाटा के अनुसार भारत में N की उपशाखा R
और उसकी उपशाखा यू अधिक है। इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका एक अर्थ तो यह है कि सभी भारतीयों के पूर्वज लगभग एक ही आदि मूल शाखा से हैं। उपशाखाओं का अर्थ है कि भारत एक जंक्शन था जहां भिन्न भिन्न क्षेत्रों से मानव आए, कहीं आकर बसे और कई अन्य स्थान चले गए। जैसे आपने कहा कि भारत से ही ऑस्ट्रेलिया गए, कूद फान कर गए, ऐसा कैसे मुमकिन है? आप मानचित्र पर गौर फरमाइए और बताइए कि यह कैसे मुमकिन है, किस रास्ते से मुमकिन है। थाईलैंड से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया तक कई टूटे पुल मानचित्र में ही दिख जाएंगे। शायद कोई रीफ यानी उथले चट्टान या शैल भित्ति जिसको कहते हैं वह दिख जाए। यह अंदाजा लगे कि हिम युग में बर्फ जमने से रास्ते बने हैं। सबसे अकाट्य सत्य तो वहां के आदिवासियों के डीएनए का मिलान ही होगा। आदमी क्या, किसी जानवर की भी कुंडली निकल जाएगी, जैसा एक खास कुत्ते का जिक्र पहले किया है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया कभी भारत से जुड़ा हुआ था और बाद में कटकर अलग हुआ। हाँ, लेकिन वह घटना तो मानव के आने से लाखों वर्ष पुरानी बात है। मानव के आने के बाद डगर कठिन थी, मगर वे जहां तक पहुंच सकते थे बिना हवाई जहाज और बिना किसी जीपीएस के पहुंच गए। सैपियंस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञानी या बुद्धिमान। होमो सैपियंस बाकी मानव प्रजातियों से अधिक बुद्धिमान थी। हमने अब तक जाना कि कई मानव प्रजातियों में अंततः होमो सैपियंस ही बच गए। हमने यह भी देखा कि मानव अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। मुमकिन है कि एक ही परिवार का एक व्यक्ति अमेरिका चला गया और एक दूर का भाई ऑस्ट्रेलिया चला गया। यह सब उन्होंने जंगलों, नदियों, हिम सेतु यानी लैंड ब्रिज को लांघते हुए किया। वे अपने लिए एक बेहतर जगह तलाश रहे थे जहां आराम से भोजन मिले, शिकार मिले, जहां खतरनाक जानवर कम हो और जहां मौसम अच्छा हो। अफ्रीका रहने के लिए बुरी जगह नहीं थी, मगर वहां का मौसम बुरा था। कभी भीषण गर्मी, कभी सूखा, तो कभी पूरी नील नदी में बाढ़ आ जाती। उतने ही भयावह जंगली जानवर। इस कारण आज से 30,000 वर्ष पहले सबसे अधिक जनसंख्या आज के एशिया क्षेत्रों में आकर बस गई, जहां की नदियों के दोनों तरफ फलते फूलते जंगल होते। यह अनुपात आज तक कायम है और आधी से अधिक आबादी एशिया में ही है। उस समय उनके पास न एयर कंडीशनर था, न अच्छे कपड़े थे, न वह पक्के घर बनाते थे, न उनके पास गाड़ियां थी। यह जरूर मालूम पड़ता है कि जंगली कुत्ते उनके शिकार में मदद करते, मगर उनमें स्वयं मौसम और खतरा भांपने की क्षमता भी थी। वे वैज्ञानिक, इंजीनियर, खोजी, डॉक्टर, योद्धा, सब कुछ थे, पूरे ऑलराउंडर। जब आइस एज खत्म हुआ तो आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले एक नया युग शुरू हुआ। यह अभिनव युग या होलोसीन कहा जाता है। होलोसीन में वर्तमान कालखंड को मेघालय युग यानी मेघालयन एज कहते हैं। बिल्कुल नया युग जिसमें हम आज रह रहे हैं। इस युग की सबसे बड़ी खासियत थी ऋतुओं का आना जाना। इस युग में गर्मी, बरसात, ठंड नियमित रूप से बदलने लगे। आपने कभी यह देखा सुना कि पूरे देश में बाढ़ आ गई या आधी दुनिया बर्फ के चादर से ढक गई? ऐसे विचित्र मौसम हजारों वर्ष पहले ही बंद हो गए। होमो सैपियंस ने इस समय तक न सिर्फ निएंडरथल बल्कि विशालकाय मैमथ जैसे पशु शत्रुओं से भी मुक्ति पा ली थी। लाखों वर्षों तक यहां वहां भटकते मनुष्य ने इस अभिनव युग में अपनी खानाबदोशी यानी नोमैडिक जीवन पर कुछ ब्रेक लगाने की सोची। उनमें से एक ने दूसरे से अपनी भाषा में कहा होगा, यार बहुत चल लिए, अब कहीं रुक जाते हैं। दूसरे ने कहा, अरे पागल, अगर रुक गया तो खाएगा क्या?